हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। कक्षा 8 का प्रथम पाठ भारतीय संविधान। दोस्तों, जिस प्रकार फुटबॉल या फिर मान लो स्कूल के कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा उसको संचालित किया जाता है। जैसे कि फुटबॉल में कुछ नियम होते हैं कि इस टीम में इतने खिलाड़ी होंगे, यह फाउल होगा इत्यादि। वैसे स्कूल में कुछ ड्रेस के फॉर्म होते हैं, यानी कि यही ड्रेस पहनने के आनी है और इतने बजे का टाइम है और इस टाइम रेस्ट होगी, इस टाइम छुट्टी होगी। और उसके अलावा स्कूल की क्या क्या विशिष्टताएँ और स्कूल ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है उसके बारे में, और स्कूल से पढ़े लिखे लोग किस प्रकार अपना नाम रोशन करें, वो उन्हीं नियमों की वजह से अपने आप में चेंज लाते हैं। उसी प्रकार अपने देश के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए जिसके द्वारा देश सुचारू रूप से चले। अपने भारतीय संविधान को 1934 में अधिकृत नीति के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान के अधिकृत नीति के रूप में पारित किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी मांग भारतीय संविधान की और बढ़ गई, जो कि दिसंबर 1946 में इस कारण संविधान सभा का गठन किया गया। और दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक संविधान का प्रारूप तैयार किया। अंग्रेजों की 150 साल की, यानी कि जिसे मानते हैं 150 यानी कि 150 साल की हुकूमत के बाद में भारतीय संविधान को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने आप का संविधान, अपने आप के नियम और अपने लिए नियम बनाने का सुचारू रूप से कार्य किया गया। दोस्तों, जिस प्रकार हम स्कूल या फुटबॉल खेलने के लिए कुछ नियम होते हैं, स्कूल चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। देश में किस प्रकार और कैसी व्यवस्था हो उसके बारे में कुछ नियम थे। भारतीय संविधान बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए पहले बहुत से सालों तक स्वतंत्रता के लिए लोगों ने, भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें कुछ के हम नाम जानते भी हैं और कुछ के नाम हम अभी भी नहीं जानते। पर भारत इस स्वतंत्रता को पाने में बहुत से महापुरुषों का योगदान था, और आज भी इस भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य कारण ये महापुरुष ही थे। अगर वो स्वतंत्रता के लिए कुछ कार्य नहीं करते तो भारत को इतनी जल्दी स्वतंत्रता के लिए जो कार्य कर स्वतंत्रता उतनी अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती। स्वतंत्रता मिली उसके बाद भारतीय नेताओं ने कुछ विचार विमर्श किए, और स्वतंत्रता के दौरान लोगों को अपना वैश्विक मत अधिकार की भी जानकारी दी, और हमारे गुलाम बनने के क्या क्या कारण हुए। मुख्यतः भेदभाव, सबसे बड़ा मुख्य कारण भेदभाव, क्योंकि
हम जाति व धर्मों में इतने बटे हुए थे जिस कारण अगर किसी राज्य में कोई भी हमला करता उस राज्य की ही वो राज्य ही उससे लड़ता था और सामने वाला लड़ता था। इस कारण वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक एक करके पूरे भारत पर राज्य करना प्रारंभ किया। तो लोगों में जागरूकता बढ़ी, क्योंकि उस दौरान उन्होंने अपनी स्कूलें शिक्षा के लिए भी, शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की भी प्रयास किए। उस कारण उस शिक्षा में, व्यवस्था में कुछ कमियां थी, वो जानने के लिए जो भी पढ़े लिखे लोग सामने आए, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किए। भारतीय संविधान के मुख्यतः लक्षण है संघवाद। पहला संघवाद यानी कि इसके आधार पर मान सकते हैं आप राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर पर और पंचायत स्तर पर संविधान में शक्तियां बांटी गई और उसी के आधार पर इनकी सूचियां तैयार की, कौन सा क्या कार्य करेगा उसके आधार पर। उसके अलावा इनकी कुछ समवर्ती सूची थी जो कि साथ में ही चलती थी। उसमें मुख्यतः अधिकार केंद्रीय का माना जाता था, पर फिर भी इस कारण, भारतीय संविधान के कारण, निर्वाचन का अधिकार आम व्यक्तियों को सुचारू रूप से मिला, जिसमें सभी धर्म जातियों के लोग शामिल थे। अगर मान लो किसी व्यक्ति की किसी से नहीं बनती तो वह दूसरे व्यक्ति को नीचे गिराने का प्रयास करेगा। इसके उदाहरण के रूप में मान लो रमेश नाम का मॉनिटर है, उसको क्लास का मॉनिटर अध्यापक जी ने बनाया है, अध्यापक जी ने क्लास मॉनिटर बनाया है। अब वह सुरेश को बिना वो आवाज करे, बिना उसके ऊपर आरोप लगाता है कि इसने आवाज की, और उस कारण सुरेश को अध्यापक जी डांट के कक्षा से बाहर निकाली, पर इसकी कुछ भी गलती नहीं होती। तो इस कारण इसके साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ और गलत व्यवहार हुआ। तो क्लास का मॉनिटर बनाने के लिए सभी की सहमति भी आवश्यक है। अब सभी की सहमति से तात्पर्य यह नहीं कि कुछ बहुसंख्यक जो संख्या में ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक संख्या में ज्यादा होते हैं, वो कई बार इस मामले में जीत जाते हैं। तो इस कारण अल्पसंख्यकों को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिसके कारण उन्हें देश में रहने में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों को खतरा महसूस नहीं हुआ। भारतीय संविधान ये नियम बनाने अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना न लोकतंत्र चल सकता है, न राजतंत्र। राजतंत्र के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र के लिए भी संविधान की आवश्यकता। राजतंत्र में यह पैतृक होता है, यानी पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, और लोकतंत्र में ये लोगों के द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा चुने हुए नेता।
ये निरंकुश हो सकता है, कई बार यह अपने अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी हनन कर सकते हैं, पर इसके लिए कंट्रोल, नियंत्रण के लिए भी संविधान में कुछ व्यवस्था की गई जिसके द्वारा उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। इसी प्रकार अपन समझते हैं पहला संघवाद। संघवाद क्योंकि भारतीय संविधान का लक्षण है संघवाद। केंद्र, राज्य, पंचायत स्तर पर प्रत्येक को अपनी अपनी सूची के अनुसार कार्य दिए गए और वो कार्य अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिनके राज्य को अपने अधिकार के अनुसार कार्य करने की छूट दी गई, जिसके आधार पर ये अपने हिसाब से टैक्स माल पर लेते हैं, माल कर, जिसे माल कर कहते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर राज्य की पुलिस व्यवस्था की भी जिम्मेदारी होती है और राज्य के लिए क्या क्या कार्यकारी योजनाएं आएगी, क्या क्या सरकारी विभाग में कार्य होंगे राज्य के द्वारा, वो इनकी जिम्मेदारी। उसी प्रकार केंद्र के द्वारा पूरा पुलिस बल, मुख्य पुलिस बल क्या कार्य करेगा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इनका रहता है, मुखिया केंद्र। अब पुलिस बल, रेल, वायु यात्राएं, वायु मार्ग वाले और से यातायात कर इत्यादि, रोडें वगैरह, वित्त मंत्रालय, जो भी राज्यों के द्वारा टैक्स आता है उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है और राज्यों को अपनी 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 आवश्यकताओं के अनुसार राज्य अपने अपने हिसाब से उन्हें बांटता भी है। अब राज्य स्तर पर ये अच्छी पानी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था इत्यादि कार्य करते हैं। तीसरी आती है पंचायत स्तर। पंचायत स्तर पर सबसे पहले सफाई व्यवस्था जो कि पंचायत स्तर पर होती है, अच्छा पानी, अच्छी शिक्षा यानी कि अच्छी चिकित्सा कार्य इत्यादि। उसी प्रकार इन सब में शिक्षा का जो मुख्य काम है वो ये करते हैं और इसके आधार पर राज्य में बांटी जाती है और शिक्षा मंत्रालय को उस अनुरूप कार्य करने होते हैं। पहला बात है संघवाद। अब अगला है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वो अपने चुने हुए नेता को वोट दे सकता है। वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, जिसमें अपन कई बार अपने विधायकों को इत्यादि को चुनते भी हैं और वो निर्वाचित प्रतिनिधि अपने लिए कार्य करने के लिए प्रबद्ध होते हैं। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा अपने लोकतंत्र के कुल मिलाकर 4 स्तंभ। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका,
तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है मीडिया। जो कि सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है। हालांकि ये कई बार कुछ कुछ कार्यों में अपनी चूक अगर कर दें तो हमें गलत जानकारी प्राप्त होगी, और अगर गलत सूचना होगी तो हम गलत देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मीडिया अगर सुचारू रूप से निष्पक्ष होकर कार्य करेगा तो अपना देश और मजबूत। विधायिका, इसमें निर्वाचित अपने प्रतिनिधि होते हैं जो अपने लिए कुछ न कुछ मांगे उठाने का कार्य। इनका कार्य, कार्यपालिका का कार्य कानून व शासन व्यवस्था को चलाने का है। और न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलवाने का है, न्याय और अपराधियों को सजा। निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ अपने लिए योजनाएं लाते हैं और इसके द्वारा वो इसको अपनी संसद में पेश करवाते हैं और उसके द्वारा अपने कुछ कुछ नई नई योजनाएं जैसे कि आती हैं, जैसे कि भारतीय मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास और भी बहुत सारी योजनाएं जो कि सुचारू रूप से चलाने का, जैसे कि स्वच्छ जल मिशन, स्वच्छ भारत, सुलभ जो भी सुलभ शौचालय इत्यादि की योजनाएं वो इनके द्वारा लाई जाती है और कार्य होती है। कार्यपालिका न्याय शासन व्यवस्था को बनाने का, कानून को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। न्यायपालिका न्याय देने का। अब आता है अपना अगला टॉपिक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसके आधार पर अपने को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री या फिर पुरुष हो, कोई भी लिंग का हो, जाति हो, किसी प्रकार की भी, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके साथ समान रूप से व्यवहार करने का कार्य करना चाहिए। फिर अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का इसके आधार पर मानते हैं व्यक्ति को इधर से उधर जाने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। किसी भी होटल में रुकने या करने से उसके ऊपर कोई भी भेदभाव पूर्ण कार्य करना कानूनन अपराध माना जाता है। तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष से छोटे बच्चों को
कल कारखानों में देखा जाता था और उनका अत्यधिक शोषण होता था। उसके खिलाफ यह कानून लाया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उनको किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा और उन्हें सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार आरटीई के तहत मिला। आरटी यानी कि आरटीई राजस्थान की योजना। इसी प्रकार अलग अलग सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, फिर वो चाहे किसी भी जाति धर्म। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसे अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो जबरन करके किसी पर को धर्म परिवर्तित करवाए। उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब यह नहीं किसी के ऊपर दबाव डाल के उसका धर्म परिवर्तन करे। उनको शैक्षणिक संस्थान, अपने धर्म के शैक्षणिक संस्थान खोलने की भी इत्यादि की भी छूट। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। किसी भी समाज के व्यक्तियों को उनकी संस्कृति व उनके जो भी क्रियाकलाप है उनको करने का पूर्ण रूप से अधिकार, और शिक्षा का जो कि उनके कार्य में मदद साबित करती हो, जो कि देश के लिए बाधक न हो, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो ऐसी शिक्षा प्रदान करें। फिर है संवैधानिक अधिकार, उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार। कई बार यदि नागरिक को लगता है राज्य द्वारा किसी उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तो वह संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और संविधान में अपनी मांग रख सकता है। अब अगला आता है इसका लक्षण, धर्मनिरपेक्षता। 5वां लक्षण भारतीय संविधान का, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार इसलिए दिया गया कि यह किसी भी राजकीय धर्म को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं और कानून में रहकर, कानून का उल्लंघन करके नहीं, कानून में रहकर, कानून की मान्यताओं को मानकर उसके अनुरूप कार्य करके वो अपना कार्य कर सकते हैं। और अगर किसी धर्म के द्वारा उसकी देश की व्यवस्था को तोड़ने या फिर किसी के अधिकार का हनन करने का उस धर्म के द्वारा, धर्म की नीतियों के द्वारा प्रयास हुआ, उसको उसमें भी हस्तक्षेप करने का अधिकार भारतीय संविधान सरकार को, राज्य सरकार
को देता है। राज्य का मतलब है यहाँ पर सरकार को देता है। अगर वो किसी का शोषण इत्यादि नहीं कर रहे हों तो वो अपने धर्म के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। पर किसी को हानि पहुंच रही है, किसी का नुकसान हो रहा, फिर वो चाहे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हो, तो उसके अनुरूप राज्य उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।